आइए साथियों, आज की 10 मिनट की क्लास में हम भारत के भूगर्भिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपनी यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो के माध्यम से या इस लेक्चर के माध्यम से हम भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि भारत के भौमिकीय अभिलेख पूर्ण रूप से नहीं मेल खाते थे। अब किससे नहीं मेल खाते थे? यूरोप के भौमिकीय अभिलेखों से। ये यूरोप के भौमिकीय अभिलेख क्या थे? हमने अपनी पिछली क्लासों में पढ़ा पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहासों के बारे में। तो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहासों की जो प्रारंभिक व्याख्या की गई वो यूरोप वासियों के द्वारा की गई, जिसमें एक प्रमुख नाम कास्ते द वफन महोदय का था, जो कि एक फ्रांसीसी भूगर्भवेत्ता थे। अब जब भारतीय संदर्भ में उन सभी चट्टानों या युगों का अध्ययन किया गया तो वो पूर्ण रूप से मेल नहीं खाते थे। मेल तो खाते थे लेकिन पूर्ण रूप से मेल नहीं खाते थे। अब जब मेल नहीं खाते थे तो यहीं के एक सर्वेयर जनरल थे, जो कि एक ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ही थे, जिनका नाम सर टी हालैंड। ये भारतीय सर्वेयर जनरल थे। इन्होंने प्रमुख विषम विन्यासों के आधार पर 4 समूहों में बांटा भारत के भौमिकीय इतिहास को। कितने समूहों में बांटा गया? 4 समूहों में बांटा गया। यह एक बहुत बड़ी बात थी, जिसके कुछ समूह तो पूर्ण रूप से मेल खाते थे लेकिन कुछ समूह एकदम अलग थे। वो पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास जो कि यूरोप वासियों द्वारा व्याख्यात की गई उससे मेल नहीं खाते थे। अब समस्या सर टी हालैंड के सामने आई। उन्होंने अध्ययन किया तो प्रमुख विषम विन्यासों को देखा। विषम विन्यास का तात्पर्य यह है कि विन्यास का मतलब होता है आकार। ऐसा आकार जो 2 आकारों से मेल ना खाए वो क्या कहलाता है? विषम आकार। ऊपर आकार ऐसे है, नीचे आकार क्या है? ऐसे है, और बीच में आकार कैसा हो जा रहा है? ऐसा हो जा रहा है। तो ये जो होगा ये विषम आकार होगा, इसी को बोलेंगे विषम विन्यास। तो जब धरातल को देखा गया, पर्वतीय क्षेत्रों को देखा गया, पठारी क्षेत्रों को देखा गया तो वहाँ पे ऐसे विषम विन्यास हमें दिखाई दिए। हमें नहीं, सर टी हालैंड को दिखाई दिए। ऐसे कम से कम 3 से 4 विषम विन्यास दिखाई दिए। अब उन्हीं विषम विन्यासों के आधार पर सर टी हालैंड महोदय ने भारत के भौमिकीय संरचना को या भौमिकीय इतिहास को 4 प्रमुख समूहों में बांटा। वो जो 4 प्रमुख समूह हैं कुछ इस प्रकार हैं। 4 ग्रुप्स, सर टी हालैंड। अब इसमें हमने नीचे से शुरुआत की है, क्योंकि जो सबसे पहले आया है वो सबसे नीचे है, उसके बाद का उसके ऊपर, सबसे नया जो है वो सबसे ऊपर पृथ्वी की भौमिकीय संरचना पर पाया जाता है। तो इसीलिए हमने पहले को नीचे लिखा हुआ है। पहला जो भौमिकीय क्रम रहा है या भौमिकीय समूह रहा है, हमेशा समूह की बात करेंगे, आर्कियन ग्रुप रहा है। ARCHAEAN, आर्कियन ग्रुप। आर्कियन ग्रुप के बाद जो दूसरा रहा है पुराणास ग्रुप। पुराणास ग्रुप के बाद द्रविडियन ग्रुप, और आखिरी रहा है आर्यन ग्रुप। ये तो 4 ग्रुप हो गए। इन्होंने एक आधार भी प्रस्तुत किया था। इनका आधार क्या था? जिनके आधार पर प्रस्तुत किया विषम विन्यास, अनकन्फर्मिटी। अब आर्कियन ग्रुप और कुरानास ग्रुप, ये जो 2 प्रकार के समूहों की चट्टानें थी, इनके बीच में एक विषम
तल पाया गया या विषमता पाई गई, और उसी विषमता को इन्होंने एपार्कियन, EPARCHANEAN, एपार्कियन अनकन्फर्मिटी, एपार्कियन अनकन्फर्मिटी के नाम से जाना गया, जिसे हमने क्या बोला, विषम विन्यास, विषम विन्यास। कौन सा विषम विन्यास? एपार्कियन विषम विन्यास। तो एपार्कियन विषम विन्यास जो था उसने आर्कियन ग्रुप तथा पुरानास ग्रुप को अलग किया। बात करते हैं पुरानास ग्रुप की। हमने यूरोप के भौमिकीय इतिहास में प्रोटोरियोजोइक पढ़ा, तो प्रोटोरियोजोइक को भारतीय संदर्भ में क्या बोला गया, पुरानास ग्रुप। और आर्कियन या आर्कियोजोइक एरा को क्या बोला गया, आर्कियन ग्रुप। आर्कियन ग्रुप, पुरानास ग्रुप। आर्कियन ग्रुप और पुरानास ग्रुप जिस विषम विन्यास के माध्यम से अलग होते थे उनको, या अलग हो रहे हैं उनको, एपार्कियन, EPAR, माफ कीजिएगा यहाँ पे आर रहेगा, EPARCHANEAN, एपार्कियन अनकन्फर्मिटी बोला गया। पुरानास ग्रुप और द्रविडियन ग्रुप भी एक अनकन्फर्मिटी के द्वारा अलग हुए, और इसका नाम क्या था, कैम्ब्रियन अनकन्फर्मिटी, कैम्ब्रियन विषम विन्यास। द्रविडियन ग्रुप और आर्यन ग्रुप भी एक अनकन्फर्मिटी के माध्यम से अलग हुआ। अनकन्फर्मिटी के माध्यम से। अब ये तो बात हो गई किसकी, ग्रुप्स की। जिसकी चर्चा किसने की, सर टी हॉलैंड महोदय ने की। अब जब इसका विशेष रूप से अध्ययन किया गया तो इसको किसमें बांटा गया, सिस्टम में बांटा गया, सिस्टम्स में बांटा गया। आर्कियन ग्रुप को 2 सिस्टम में बांटा गया, पुरानास ग्रुप को भी 2 सिस्टम में बांटा गया। द्रविडियन में कोई सिस्टम नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, और आर्कियन में 4 सिस्टम हुए। आर्कियन ग्रुप में जो सिस्टम था, सबसे पहला जो सिस्टम था उसको हमने आर्कियन सिस्टम बोला। आर्कियन सिस्टम के बाद जो दूसरा सिस्टम था उसको हमने धारावाड़ सिस्टम बोला। धारावाड़ सिस्टम के बाद जब हम पुरानास ग्रुप में आए, जो कि एपार्कियन विषम विन्यास द्वारा अलग हो रहा था, जिसको यूरोप के प्रोटोरियोजोइक एरा से संबंधित किया गया, उसको भी हमने 2 क्रमों में बांटा, और उसमें पहला जो क्रम था कुडप्पा था। कुडप्पा, और जो दूसरा था उसका नाम था विंध्यन। कुडप्पा, विंध्यन। द्रविडियन ग्रुप को किसी भी क्रम में नहीं बांटा गया है। द्रविडियन ग्रुप का अध्ययन हम आगे से करेंगे, इन सभी का अध्ययन हम आगे विस्तृत रूप में करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के समूहों, क्रमों एवं उनके श्रृंखलाओं का विभाजन किस प्रकार से हुआ है। आर्यन ग्रुप को 4 क्रमों में बांटा गया, और ये जो 4 क्रम थे
क्रमशः इस प्रकार थे। जो सबसे पहले उसमें आएगा क्रमानुसार द गोंडवाना सिस्टम, द गोंडवाना सिस्टम। डेक्कन ट्रैप सिस्टम, इसमें जो आएगा टर्शियरी, और इसमें जो आएगा क्वार्टनरी सिस्टम। तृतीयक युग या तृतीयक क्रम, चतुर्थक क्रम, तो इन सभी का अध्ययन हमें क्रमानुसार करना है। सबसे पहले हम अध्ययन किसका करेंगे? आर्कियन सिस्टम का करेंगे और लास्ट में क्वार्टनरी सिस्टम का करेंगे। इन सब का अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर के विशाल मैदानों एवं पर्वतीय श्रृंखलाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, किस प्रकार के भूगर्भिक संरचना के माध्यम से हुई है, साथ ही साथ भूकंप कहाँ कहाँ पर आते हैं, भूकंप जोन कौन कौन से हैं भारत में, या ज्वालामुखीयता का प्रभाव कब कब पहले हुआ है और वर्तमान में कहाँ इसकी संभावना अधिक है, आज की चर्चा हम इस श्रृंखला के अंत में हम करेंगे। अब जब हमने ग्रुप्स को देख लिए, हम सिस्टम्स को देख लिए, तो हम सीरीज को भी देखते हैं। आर्कियन एक उदाहरण देख लेते हैं, बाकी सीरीज बहुत बड़ा है, कई में 8-8, 9-9 सीरीज पाए जाते हैं, तो हम सबसे पहले एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। आर्कियन सिस्टम में जो सीरीज रहा है वो जैसे कि बंगाल नीस करके रहा है। बंगाल नीस के बाद एक आपका बुंदेलखंड नीस आ जाता है, बुंदेलखंड नीस, क्रम नीस और उपक्रम। उसके बाद जो तीसरा आता है चारकोनाइट, जो कि जॉब चारनॉक के नाम के ऊपर जो है नामकरण किया गया है। तो ऐसे आ जाते हैं। धारावाड़ में भी कई सीरीज आती हैं, कुडप्पा में, विंध्यान आदि में कई सीरीज आते हैं, जिनका अध्ययन हम क्रमानुसार हर एक टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। भारत के भौमिकीय इतिहास के बारे में कहा जाता है कि भारत का भौमिकीय इतिहास अत्यंत जटिल और विविधतापूर्ण है। यहाँ पर जहाँ एक तरफ प्राचीन पृष्ठभूमि के निर्माण के साथ साथ वर्तमान जलोढ़ों तक का जमाव पाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण कथन है जिसमें यह बताया जा रहा है कि भारत का जो भौमिकीय इतिहास है वो अत्यंत ही जटिल है एवं विविधतापूर्ण है। अब ये जटिल एवं विविधतापूर्ण है क्यों? क्योंकि जब हम भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एक तरफ जहाँ प्रायद्वीपीय भारत में प्राचीन से प्राचीन पुरानी चट्टानें या उनका समूह या उनका क्रम स्थित है, वहीं पर उत्तर भारत की तरफ जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जलोढ़ीय मैदान है, उसके निक्षेप भी एक नए क्रम में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन श्रृंखला के साथ साथ नवीन क्रम की श्रृंखला भी पाई जाती है, जिसके आधार पर हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ की जो भौमिकीय संरचना है वो अत्यंत जटिल एवं विविधतापूर्ण है। यहाँ पे बतलाया गया है कि जो आर्कियन चट्टान है, आर्कियन चट्टान धारावाड़ लेकर के, यानी आर्कियन ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं। जब हम आर्कियन ग्रुप्स की बात करते हैं तो उसमें आर्कियन क्रम तथा धारावाड़ क्रम की चट्टानों को शामिल करते हैं। तो आर्कियन ग्रुप्स में जो चट्टानें पाई जाती हैं, जो शैलखंड है, वो अत्यंत ही प्राचीन है। अब प्राचीन होने के साथ साथ वो संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, यानी लगभग प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों को वो आवृत किए हुए हैं, ढके हुए हैं। हालांकि ऊपर तो नहीं पाए जाते, जो उनका भूगर्भिक क्रम है उसमें ये पाए जाते हैं। और इनमें जिन चट्टानों की प्रधानता है यहाँ पर दर्शाया गया है कि वे चट्टानें शिस्ट हैं, नाइस हैं, ग्रेनाइट हैं, चरकोनाइट हैं। ये सभी चट्टानें हैं, किससे संबंध रखती हैं? आर्कियन क्रम के चट्टानों से संबंध रखती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो चरकोनाइट है। तो एक विद्वान थे, कोलकाता शहर के संस्थापक हम कह सकते हैं, जॉब चारनॉक, उनका जो कब्र बना हुआ है वो इसी प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, इसीलिए इसका जो नामकरण कर दिया गया है चरकोनाइट। चट्टानों की प्रधानता रही है। इन चट्टानों की प्रधानता कहाँ रही है? प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 भाग पर रही है।
ये सभी चट्टान क्या है, प्राचीनतम शिलाएं हैं, सबसे प्राचीन। अब जब इन चट्टानों की प्रधानता रही है तो ये चट्टान नीचे पाए जाते हैं, उनके ऊपर जिन क्रमों की प्रधानता रही है वो इस प्रकार है। अब इनके चारों तरफ परवर्ती शिला, परवर्ती शिला का तात्पर्य या परवर्ती का तात्पर्य यह है कि वे चट्टानी समूह जो इनके, जिनका जन्म या जिनकी उत्पत्ति इनके बाद हुई है, वो उनका जमाव पाया जाता है। और ये जो परवर्ती शिला तंत्र हैं वो कौन कौन से हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आपका कुड़प्पा आ जाता है, कुड़प्पा। कुड़प्पा के बाद विंध्यन, तत्पश्चात गोंडवाना, गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप, फिर क्रमशः टर्शियरी क्रम, जिसका अभी अध्ययन हमने पीछे किया, जिसके नामों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और अंत आ जाता है क्वार्टेनरी क्रम। ये जितने भी प्रकार के क्रम हैं परवर्ती शिला तंत्र हैं। किसके बाद आए हैं, आर्कियन समूह। अच्छा, ये हम कह क्यों रहे हैं परवर्ती शिला, क्योंकि इन सभी चट्टानों का निर्माण एक दूसरे से हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टानों के बाद इनके अपक्षय एवं पर्दन से किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है, कुड़प्पा। कुड़प्पा के चट्टानों से विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, इस प्रकार क्रमशः सभी चट्टानों का निर्माण हुआ है और हमें क्रमानुसार इन सभी के बारे में पढ़ना भी है। तो यह हो गया आर्कियन धारावाड़ सहित देश की प्राचीनतम शिलाएं। अब हम देखते हैं, एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है। केवल इतना ही कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई है। हिमालय की उत्पत्ति, वलन एवं उत्थापन की शुरुआत मध्य नूतन से अभिनूतन तक जारी रहा। यह काफ़ी कठिन शब्दावली आ जाती है हिंदी में, हालांकि बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन यूरोप के संदर्भ में करेंगे तो वहाँ पर जो इसका नाम हो जाता है वो अंग्रेजी में हो जाता है और उसी को हिंदी में रूपांतरित कर दिया गया है। तो कहा जा रहा है वलन एवं उत्थापन। वलन एवं उत्थापन, वलन ये है, ये वलन, वलन के दो भाग होते हैं, अपनति, अवनति। उत्थापन बहुत बड़े पैमाने पर उत्थापन, तो वलन के द्वारा ही उत्थापन संभव होता है। संपीड़न के कारण भी उत्थापन हो सकता है। तो वलन एवं उत्थापन की जो प्रक्रिया है ये प्रारंभ हो चुकी थी। कब प्रारंभ हुई थी? मध्य नूतन से अभिनूतन तक। मध्य नूतन से अभिनूतन तक। ये एक काफ़ी आसान नहीं है इसको समझना। अंग्रेजी में जब हम इसको सीखेंगे, इसको मिड बोलते हैं। मिड मायोसीन से अभिनूतन मीन्स अभिनूतन के बाद आएगा नूतन। अभिनूतन का मतलब होता है नूतन के जस्ट पहले, तो प्लिस्टोसिन बोलते हैं। तो मिड मायोसीन से प्लिस्टोसीन तक किसका वलन एवं उत्थापन हुआ? हिमालय का। हिमालय का वलन एवं उत्थापन हुआ। अब इसमें टेथिस सागर, यहां पर हम हिमालय को मान लेते हैं। पार्श्विक चित्र बनाएंगे। ये आपके तिब्बत पार का भाग है, ये आपका महान हिमालय है, ये आपका मध्य शिवालिक, ये आपका मैदान, ये।
तो यहाँ पर पूरा एक सागर था और इसे ही क्या बोला गया, टेथिस सागर। तो टेथिस सागर में अवसादों का ये पूरा इधर प्रायद्वीपीय पठार आ जाता था। तो टेथिस सागर में नदियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अवसादों का जमाव किया गया और जब उन अवसादों में दबाव पड़ा, वलन हुआ, फलस्वरूप धीरे धीरे इनका निर्माण प्रारंभ हो गया। वही कहा जा रहा है कि इसमें टेथिस सागर के नितल में संग्रहित सागरीय अवसादों के विपुल राशि के अलावा आग्नेय एवं कायांतरित शिलाओं के जमाव पाए जाते हैं। अब निर्माण तो इस प्रकार हो गया, पता कैसे चला? जब हम हिमालयी संरचना का अध्ययन करेंगे तो उसमें ऐसे पदार्थ पाए जाएंगे जो गहरे, जिनका निर्माण गहरे सागर में होता है और वो उनसे पूरा हिमालय बना हुआ है। तो यह हम कह सकते हैं कि किन पदार्थों का वलन हुआ, टेथिस सागर के जो नितल था उसमें पाए गए जो अवसाद थे उनके वलन के फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय की उत्पत्ति के बाद अब हम देखते हैं कि उत्तरी मैदान की उत्पत्ति कब हुई। उत्तरी मैदान मीन्स सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इनकी उत्पत्ति कब हुई? उत्तरी मैदानों की उत्पत्ति तटीय मैदानों सहित, उत्तरी मैदानों की उत्पत्ति तटीय मैदानों सहित। तो इनके जो निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ है वो अभिनूतन काल, यानी जहाँ पर हिमालय लगभग बनना समाप्त, हालांकि अभी भी जारी है हिमालय का निर्माण, लेकिन एक प्रकार से अभिनूतन तक अर्थात प्लेस्टोसीन कल्प तक जो है हिमालय का निर्माण जारी रहा। तो प्लीस्टोसीन से लेकर के नूतन युग तक और आज भी निर्माण जारी है। जो वर्तमान में जो कल्प चल रहा है वो होलोसीन ही चल रहा है। तो प्लीस्टोसीन से लेकर के होलोसीन तक किसका निर्माण हुआ? उत्तरी मैदानों का निर्माण प्रारंभ हुआ प्लीस्टोसीन में और कब तक जारी रहा? होलोसीन तक जारी रहा, जिसमें मुख्यतः जलोढ़ के जमाव पाए गए। जो नदियाँ थी अपने साथ पर्वतीय मिट्टियों को काट पीट करके ले आकर के जमा कर दी, जिससे कारण जलोढ़ मैदानों का निर्माण हुआ या उत्तरी मैदानों का, साथ ही साथ समुद्र तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। जलोढ़ की बात हो रही है। जलोढ़ एक ऐसी मृदा होती है जिसका निर्माण हमेशा निक्षेपण के माध्यम से होता है। नदियाँ पर्वतीय मिट्टियों को काट पीट करके ले आती हैं तथा एक जगह निक्षेपित कर देती हैं। इसमें अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण, इन तीनों प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, तभी वह कहलाती हैं जलोढ़ मृदा। तो उत्तरी मैदानों की उत्पत्ति प्लेस्टो से होलोसीन काल तक हुई और ऐसा माना जाता है कि कठोर प्रायद्वीपीय शिलाओं के संश्लिष्ट निम्न तल का विस्तार बृहद मैदान एवं हिमालय के नीचे भी फैला हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है, ये नोट करके आप लिख सकते हैं कि जिस चट्टानी संरचना को हम प्रायद्वीपीय भारत में देखते हैं, जिस पुरानी चट्टानी संरचना को, वैसे ही पुरानी चट्टानी संरचना पाई जाती हैं भारत के उत्तरी मैदानों में, साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय में भी। कैसे? जब हम गहराई में अध्ययन करेंगे, गहराई में जाएंगे उत्तर के जलोढ़ मैदान में, तो वहाँ पे प्रायद्वीपीय संस्तर मिलेंगे और हिमालय में भी प्रायद्वीपीय चट्टानें मिलेंगी। तो कहा जा सकता है कि इन सब का जो बेस है, इनका जो आधार है, वो किससे निर्मित है? कहीं ना कहीं प्रायद्वीपीय चट्टानों से ही निर्मित है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।